बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ मैं हाजिर हूँ कोरियन स्किल्स एकेडमी पाकिस्तान में। मैंने 2013 से कोरियन स्किल्स एकेडमी का आगाज़ किया था चकवाल में। इसके अलावा मैंने रावलपिंडी में भी अपनी क्लासेस करवाता रहा हूँ। तो आज इस सिलसिले में कोरियन स्किल्स एकेडमी हमारा एक चैनल मैंने बनाया, काफ़ी टाइम से बना हुआ था, लेकिन कोई इंफॉर्मेटिव इस टाइप की वीडियो नहीं बना रहे थे। तो आज मेरी कोशिश है कि आज आपको कोरियन जो लोग कोरियन वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत जो वीज़ा हासिल करते हैं, उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताई जाए कि आप वो वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है, और पाकिस्तान में आपने कैसे और किस तरीके से अप्लाई करना है ताकि आप वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत से सवाल होते हैं दोस्तों के ज़हन में, स्पेशली वो लोग जो दूसरे ममालिक में हैं, मलेशिया में, सऊदी अरेबिया में, खलीज के ममालिक में हैं, कहीं बैठे हैं, तो उनका सवाल होता है कि हम कोरिया कैसे जा सकते हैं और कोरिया का वर्क वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी जो पहली वीडियो है, एक छोटी सी कोशिश है, ठीक है। ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि कोरिया के मुतालिक कोरियन हिस्ट्री, कोरियन कल्चर, कोरियन लैंग्वेज और कोरियन वर्क वीज़ा प्रोसेस कैसे हासिल कर सकते हैं आप, तो ये सारी मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कोरियन वर्क वीज़ा। कोरियन वर्क वीज़ा मतलब कोरियन ईपीएस सिस्टम। ईपीएस सिस्टम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत आप कोरिया का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ा सा पीछे तारीख में जाएँ तो कोरिया ने 1993 में 1993 में एक सिस्टम शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने गैर मुल्की अफराद, गैर मुल्की लेबर लेना शुरू की थी। लेकिन उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का मसला पेश आया। ट्रेनिंग वीज़ा उन्होंने शुरू किया था, वो समझते थे कि ये जो गैर मुल्की हैं इनके वो जो कवानीन हैं या वो जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो फिर इन्होंने इसको मज़ीद 2003-04 में एक वीज़ा शुरू किया था, ठीक है। उस टाइम इस वीज़े का नाम D3 उन्होंने स्टार्ट किया था और बहुत से लोग इस वीज़े के तहत कोरिया में गए थे। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये वीज़ा शुरू किया था गालिबन 2004-05 में, और D3 के तहत बहुत से लोग कोरिया में गए भी थे। हमारे यहाँ बहुत से जो लोग थे वो जुल्फ़िकार साहब के सिस्टम के तहत या इलाही बख्श के जो उन्होंने इदारा बनाया था उसके सिस्टम के तहत वो लोग गए थे। उस टाइम इन्होंने वीज़े का जो ये सिस्टम था, खोयम होगा जिसको कहते थे, D3 वीज़ा का नाम था। इसके अलावा ट्रेनिंग वीज़ा भी उसका नाम दिया जा रहा था, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं। उस टाइम इस वीज़े की जो म्याद थी, मुद्दत थी, वो 3 साल थी और बाद में मजीद उन्होंने इसको 3 साल बढ़ाया, ठीक है। लेकिन बाद में 2008 में इन्होंने इस वीज़े में मजीद तब्दीलियाँ की और इस वीज़े की जो म्याद थी वो कर दी 4 साल 10 महीने, ठीक है। 4 साल 10 महीने करने के बाद उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया। सिस्टम ये था कि कोरियन लैंग्वेज का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए। टेस्ट लेने के बाद जो लोग उस टेस्ट को क्लियर करते हैं उनको फिर एक प्रोसेस के तहत वो कोरिया ले जाते थे, ठीक है। तो वो जो सिस्टम था 2008 में इन्होंने शुरू किया। पाकिस्तान में भी ये 2008 में ये सिस्टम शुरू हुआ और एक टेस्ट लेना शुरू किया गया कोरियन लैंग्वेज के रिलेटेड, कोरियन कल्चर, उसमें कोरियन लैंग्वेज आ जाती है, कल्चर आ जाता है, रहन सहन, कोरियन के वर्क करने का क्या तरीके से आप वर्क करेंगे, वो सारी चीज़ उस सिस्टम को उन्होंने एक सिलेबस दिया था। उस सिलेबस में 1000 क्वेश्चन लिसनिंग का था और 1000 रीडिंग का था। उस सिस्टम के तहत भी ये टेस्ट लेते रहे हैं, ठीक है, और अभी तक वो तकरीबन जारी है सारी। और ये जो इनका मुआहदा है ये मुख्तलिफ ममालिक, तकरीबन 16 ममालिक है, जिनमें एशियाई ममालिक ज़्यादातर, सारे तकरीबन एशियाई ममालिक हैं। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उज़्बेकिस्तान है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, मशरकी तैमूर है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है। तो ये काफ़ी ममालिक, हाँ, उसमें इंडिया शामिल नहीं है, ठीक है। तो 2008 में इन्होंने जो वीज़ा स्टार्ट किया, उस वीज़े का जो नाम था वो E9 वीज़ा। ये जो वीज़ा E9 वीज़ा था ये नॉन प्रोफेशनल वीज़ा होता है, ठीक है। ये जो इस वीज़े की म्याद है, मुद्दत है, वो 4 साल 10 माह। 4 साल 10 माह के अंदर अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो ये आपका एक वीज़ा कंप्लीट होता है। और अगर आप कंपनी चेंज नहीं करते, आप दोबारा कोरिया उसी कंपनी में जा भी सकते हैं। और चेंज अगर करते हैं तो आखिरी कंपनी में कम से कम आपका 1 साल होना ज़रूरी है। उस कंपनी में अगर आप 1 साल काम करते हैं तो वही कंपनी दोबारा आपको बुला लेती है, लेकिन उसके लिए फिर पाकिस्तान वापस आकर आपको टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। वो जो टेस्ट होता है वो स्पेशल EPS टॉपिक होता है। उसके तहत जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, मज़ीद इंशाल्लाह जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे उस वीज़े के तहत अगर आप टेस्ट पास करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। स्पेशली उन लोगों के लिए टेस्ट बनाया जाता है जो कोरिया रिटर्न नहीं होते हैं।
तो आज का क्योंकि हमारा जो मौजू है वो आप कोरिया का वर्क वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, स्पेशल वो लोग जो बिल्कुल न्यू कमर हैं, जो कोरिया का वर्क वीज़े के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, उनके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। तो सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में ये सिस्टम जो EPS E9 वीज़ा ये काफ़ी टाइम से शुरू है, लेकिन 2008 में हमारा एक इदारा, कौमी इदारा OEC, एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के तहत एक फैसिलिटेट इदारा है, उसमें ये टेस्ट लिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि OEC की तरफ से, OEC की वेबसाइट पे और उसके अलावा अखबारों में इश्तिहार आता है। इश्तिहार में ये चीज़ उस रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। रजिस्ट्रेशन का नाम दिया जाता है प्री रजिस्ट्रेशन। उस प्री रजिस्ट्रेशन में आपको एक चलान फॉर्म होता है। चलान फॉर्म अभी बैंक का चलान फॉर्म होता है, उसमें उसकी मुख्तलिफ पिछले जो साल थे उनमें 1000 रुपये उसकी फ़ीस थी, लेकिन हालिया जो अभी जो इस दफ़ा टेस्ट हुआ है या टेस्ट होने जा रहा है सॉरी, तो उसके लिए जो चलान फ़ीस, प्री रजिस्ट्रेशन चलान फ़ीस थी वो थी 500 रुपये। आपने वो 500 रुपये फ़ीस जमा करवानी होती है अभी बैंक की किसी भी ब्रांच में। वो फ़ीस जमा करवाने, वो चलान फॉर्म आपको OEC की वेबसाइट से मिलेगा। वो आप OEC की वेबसाइट से लेकर डाउनलोड करवा के उसकी कॉपियाँ भी करवा सकते हैं। ठीक है, आपने फिल करना है। फिल उसमें क्या होता है कि आपने अपना नाम, अपना ब्लैक लेटर में नाम लिखना होता है, अपना फ़ोन नंबर लिखना होता है, साइन करने होते हैं। ठीक है, तो वो आपने चलान फॉर्म अभी बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवाने होते हैं। उसके बाद आपने OEC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना कोई इतनी मुश्किल नहीं होता। उसमें आपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम, डेट ऑफ बर्थ और वो जो चलान फॉर्म होता है उसकी आपने एक स्कैन कापी साथ लगानी होती है सबूत के तौर पर, क्योंकि बैंक वाले एक हिस्सा वो खुद रख लेते हैं, बाकी आपको देते हैं। जिस हिस्से पे OEC कॉपी लिखा होता है, ठीक है, वो भी उसको आपने स्कैन करके साथ फोटो लगानी होती है जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। तो वो भी इतनी मुश्किल काम नहीं है, किसी भी कंप्यूटर वाले से या किसी कोई बंदा भी मोबाइल के जरिए भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आपने कर दी तो ये आपकी एक प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। ये तकरीबन हर साल फरवरी, मार्च या अप्रैल में प्री रजिस्ट्रेशन का अमल आता है। ठीक है, 2014, 15, फिर 16 में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, फिर 17, 18, 19 और अब 20 में ये लगातार रजिस्ट्रेशन तकरीबन मार्च अप्रैल के महीनों में रहती है। तो आप OEC की वेबसाइट से या हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्री रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट होगी। अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है लकी ड्रा का। अब लकी ड्रा में पाकिस्तान से हज़ारों लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो लकी ड्रा जो होता है उसमें मखसूस लोग, जो मतलब जो खुशकिस्मत लोग होते हैं, उनका नाम निकाला जाता है। उसके लिए बाद लोगों के जहन में ये बात होती है कि ये जो लकी ड्रा में जिन लड़कों का नाम निकला है वो कोई OEC के लड़के हैं या किसी मखसूस बंदे के हैं, लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी लक होती है, आप खुशकिस्मत हैं तो आपका नाम निकल सकता है। तो उसके लिए ये बात जहन से निकाल दें कि आपको किसी एजेंट के जरिए या किसी इदारे के जरिए आपका नाम निकाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपका नाम निकल सकता है। अगर आपका नाम निकलने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, नाम निकलने के बाद कुछ टाइम, नाम निकलने के बाद मेरी तो नसीहत सब लड़कों को यही होती है कि जैसे आपका नाम निकल आता है, आप देखते हैं कि आपका लिस्ट में नाम, शॉर्ट लिस्ट आप हो गए हैं, लकी ड्रा में आपका नाम आ गया, तो आप ऐसे करें कि कोई ना कोई अच्छी एकेडमी आप तलाश करें, कोई अच्छा टीचर तलाश करें। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, फैसलाबाद से तल्लक अगर आपका, नारोवाल से तल्लक है, एबटाबाद से तल्लक है, चकवाल से तल्लक है, जिस इलाके से आपका तल्लक है वहाँ पर, सरगोदा से, वहाँ पर बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी अकेडमीज़ हैं, वहाँ पर आप देखिए जो अच्छा पढ़ा रहा है। तो वो भी आपको मैं एक वीडियो बना के पेश करूँगा कि आपको किधर जाना चाहिए, किस टीचर के पास आपके पास जाना चाहिए, ताकि आपका टेस्ट पास हो सके। क्योंकि टेस्ट जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हर अकेडमी का एक अपना सिस्टम है। वो ज़ाहिर सी बात, इस बंदे ने कोरियन लैंग्वेज की अकेडमी खोली, उसको कोरियन लैंग्वेज आती है, समझ है, वो टेस्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है, अबूर रखता है, तभी जाकर वो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप देखें कि जो बंदा आपको मुनासिब फीस लेकर अच्छा पढ़ा रहा है, उसके लिए सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि उसका सबका रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, कितने लोग उस अकेडमी से पढ़कर कोरिया जा चुके हैं। ठीक है, वो पढ़ाने का उसका अंदाज़ कैसा है, 1, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता आप क्लास ले लें, उसके बाद आपको जज हो जाएगा कि यार ठीक है मुझे यहाँ पर पढ़ना चाहिए। तो बजाय ऐसे कि जो नाम नहाद अकेडमी बन जाती हैं चंद दिनों के लिए, उनको छोड़कर आप कोशिश करें कि उन अकेडमी में जाएं जो आपका टेस्ट पास करवा सकती हैं। और टेस्ट पास करवाने के लिए आपने क्या चेक क्या करना है, उसका सिनेरियो क्या है, देखें कि यार वो बंदा कितने अरसे से पढ़ा रहा है, उसका तजर्बा कितना है, कोरिया गया है या नहीं, वो अलग बात है। कोरिया हो सकता है एक बंदा जाकर भी उसको लैंग्वेज अच्छी ना आती, और एक इधर बंदा उसने कुछ कोर्स किया है, पढ़ा है, वो उसको अच्छी आती है, ये अलग बात है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी फिर से
तो आप ये देखिए कि उसका साहब का रिकॉर्ड क्या। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप देख लें उसका साहब का रिकॉर्ड क्या है, कितने लड़के उसके पास पढ़ते रहे हैं उस अकेडमी में, कितने लड़के कोरिया जा चुके हैं, या कोरिया जो जा चुके हैं लड़के, आप उनसे इंफॉर्मेशन लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर कि आप जिस इलाके से आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, शकरगढ़ से है, ठीक है, नारोवाल से है, एबटाबाद से है, सरगोदा से है, मियाँवाली से है, कराची से है, लाहौर से है, उन लड़कों के अपने दोस्तों से इन्फॉर्मेशन लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर देंगे कि यार आप उधर जो वो अच्छा पढ़ाएंगे, आपको वो कोशिश करेंगे कि मुकम्मल थारली पढ़ाकर, क्योंकि जो आपका टेस्ट होता है ये इतना आसान नहीं होता। आप आगे चलते हैं, आपने अकेडमी ज्वाइन कर लिया, आपने पढ़ना स्टार्ट कर, उसके बाद आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन होगी। फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होती है वो आपकी OAC में होती है। OAC के मुख्तलिफ जो है इदारे हैं, एक इदारा मेन जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है, 0 पॉइंट के पास, बाकी जो है कराची में भी, इसके अलावा लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, ठीक है, ये इनके ज़ैली इदारे हैं, वहाँ पर आप जाकर अपनी जो आपको नज़दीकी इदारा पड़ता है वहाँ पर OAC के इदारे में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होगी उसकी इस दफ़ा जो फाइनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो थी 4000 रुपये। उसके लिए आपके पास 2 वाइट बैकग्राउंड में तस्वीर होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट की ओरिजिनल पासपोर्ट रंगीन कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बाज़ लड़कों का नाम आ जाता है जो सऊदीया में बैठे हैं, मलेशिया में, दुबई में, मुख्तलिफ ममालिक में बैठ कर वहाँ पर बैठे होते हैं, यहाँ पर उनको कोई रिश्तेदार, तल्लक, भाई वाल कोई रजिस्ट्रेशन उनकी करवा देता है, प्री रजिस्ट्रेशन उनका नाम निकल आता है, लेकिन वो खुद नहीं आ सकते। इसका मतलब वो कोरियन लैंग्वेज आगे टेस्ट भी नहीं दे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका बजाते खुद हाजिर होना जरूरी होता है। तो वो दोस्त जो बाहर बैठे हैं उनके लिए मेरी यही नसीहत है कि अगर आप खुद नहीं आ सकते तो काइंडली आप प्री रजिस्ट्रेशन न करवाएं। उसके लिए होगा किसी और भाई का जो इस LB होता है उसका हक माना जाता है, ठीक है। अगर आप आ सकते हैं, समझे यार मेरा नाम आ जाता है और मैं रजिस्ट्रेशन करवाने भी आ जाऊँगा, कोरियन लैंग्वेज सीखूंगा भी और फिर टेस्ट भी दूंगा, तो फिर तो आप आएँ, फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फाइनली आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। अब प्री रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन भी आपने करवा दी, उसके बाद ये होता है कि आपका अगला मरला जो होता है वो टेस्ट का होता है, ठीक है। कोरियन लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ इस्लामाबाद हेड क्वार्टर में होता है, इसके अलावा लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा और किसी सेंटर में नहीं होता। एक हेड क्वार्टर में जो लैब बनी है वहीं पर टेस्ट होगा, और टेस्ट आपका होगा CBT से मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें लिसनिंग और रीडिंग 2 हिस्से होते हैं, ना राइटिंग का आपका टेस्ट होता है ना आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है, जस्ट आपका लिसनिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है। कैसे होता है और कितना टाइम होता है? टेस्ट आपका जो रीडिंग का और लिसनिंग का होगा, उसके रीडिंग के भी 20 क्वेश्चन होते हैं और लिसनिंग के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के MCQs टाइप होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं। चारों में से अगर आपने सुनकर आपने सुना है आपको यार इसका जवाब ये है, ठीक है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, आपने लिखना कुछ नहीं। वो टेस्ट कैसे होते हैं? लिसनिंग में कौन सा पैटर्न होगा, कौन से 3-4 पैटर्न 5 पैटर्न होते हैं, रीडिंग में कौन से 4-3-5 पैटर्न होते हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। जो लोग EPS टॉपिक के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उनका नाम आया उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे रहनुमाई करूँ, गाइड करूँ, ताकि उनको टेस्ट पास करने में आसानी रहे, ठीक है। तो वो आपका जो टेस्ट होगा रीडिंग और लिसनिंग का होगा, 20 क्वेश्चन लिसनिंग के, 20 क्वेश्चन रीडिंग के। टोटल उसके हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं, टोटल मिलाकर वो 200 मार्क्स बन जाते हैं। 200 में से मेरिट मुख्तलिफ होता है, मेरिट हर साल मुख्तलिफ होता है। मैं 2018 की बात करूँ तो 200 में से जो मेरिट बना था वो बना था 95। अगर उसका आप परसेंटेज निकालें तो वो बनता था 47.5। तो 2019 में जो टेस्ट EPS टॉपिक पाकिस्तान में हुआ है उसमें से मेरिट 200 में से 110 मार्क्स बना था। जिस लड़के ने 110 मार्क्स लिए थे 200 में से, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स है, ठीक है। तो जो परसेंटेज बनी थी वो 55 बनी थी, ठीक है। तो ये आपका पहला मेरिट बनता है, आपका जो लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में अब आपको समझाऊंगा कि आप कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें कि आपका टेस्ट पास करने में आपको आसानी रहे, ठीक है। अब अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है तो उसका अगला मरला आपका मेरिट होता है। मेरिट में अगर आप आ जाते हैं, मेरिट में आने के बाद एक टेस्ट आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में बहुत से लोगों की ये जहन में होता है कि स्किल टेस्ट में शायद आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, कोई हुनर होना चाहिए। वेल्डिंग आप जानते हैं, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का आप काम जानते हैं, AC रेफ्रिजरेशन का आप काम जानते हैं, वुड वर्क का आप काम जानते हैं, तो कोई काम जानना ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई हुनर हो या कोई डिप्लोमा हो। अगर है तो वेल एंड गुड, उसके आपको 2-3 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल है और वो चेक करते हैं कि अगर आपके पास है तो फिर आपको उसके पॉइंट भी मिलते हैं। वो 12 पॉइंट 1, 2 या 3 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो स्किल टेस्ट जो आपका होता है वो बेसिकली 3 मरलों पर मुश्तमिल होता है।
उसमें आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू भी कोरियन लैंग्वेज में होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। आप जिस अकेडमी में OIC से जिधर से आप तैयारी करते हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसके अलावा आपका फिजिकल एक टेस्ट होता है। फिजिकल में आपने स्प्रिंग खींचना होता है, वजन चेक करते हैं कि कितना उठा लेते हैं, और आपके लेफ्ट और राइट हैंड की ग्रिप चेक की जाती है, वो भी इतना मुश्किल नहीं होता। तीसरा जो मरला होता है वो होता है 3 पजल होते हैं, जिनको हम 3 गेमें भी कहते हैं। उनमें स्टिकें लगानी होती हैं मुख्तलिफ 2 कलर की, ग्रीन एंड रेड की, और उसके अलावा आपने रिंगें लगानी होती हैं। वो सामान इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जब स्किल टेस्ट की तैयारी का मरला आएगा तो मैं जब वीडियो करूंगा आपको बना के दूंगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। हमारे पास सारा उसके साथ जितना भी सामान या चीज़ें इस्तेमाल होती है स्किल टेस्ट के लिए मौजूद है। तो ये 3 मरले होते हैं। उसका भी फिर क्या करते हैं, अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो कुछ दिनों बाद फिर आपके जो पहले आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया था रीडिंग लिसनिंग वाला, वो मार्क्स मिलाकर और स्किल टेस्ट के मार्क्स मिलाकर, ये दोनों मार्क्स मिलाए जाते हैं और आपका फाइनल मेरिट बनाया जाता है। फाइनल मेरिट में अगर आप आ जाते हैं, वही बार लड़के पास और फेल होते हैं। पहले ये 2017 में तो स्किल टेस्ट खैर वही नहीं था, 2016 में ये जब पीछे था वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन 2019 ठीक है और 18 में इन्होंने ये लाजमी कर दिया। मतलब आप लैंग्वेज टेस्ट पास भी कर लेते हैं, अगर आप स्किल टेस्ट पास नहीं करते तो आपको फेल तस्वर किया जाएगा, आप आगे जाने के अहल नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो आपका अगर स्किल टेस्ट फाइनल मेरिट में आप आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आपने मेडिकल करवाना होता है। तो मेडिकल मुख्तलिफ लैब हैं, इस्लामाबाद में डायग्नोस्टिक सेंटर है, नायाब लैब, इस तरह लाहौर में भी, पेशावर में मुख्तलिफ लैब बनी, वहाँ से आप अपना मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल अगर आपका फिट हो जाता है, उस पर वो फिट लगा देते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो आप फिट हैं, तो आपने फाइनल क्या करना है, OIC में जाना है, अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, फाइनल एप्लीकेशन जमा करवानी होती है। फाइनल एप्लीकेशन में एक फॉर्म आपको दिया जाता है, वो फॉर्म कैसे फिल करना होगा वो भी आपको आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद फ़ोटो वगैरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स OIC जमा करवा दें। OIC का जो मुतलका डिपार्ट होगा वो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्लियर करके वो HRD कोरिया को सेंड कर देगा। HRD कोरिया ये जितना आपका जो सिस्टम है पाकिस्तान में, ये मुख्तलिफ ममालिक में ये टेस्ट लेने का वो जो हैंडल कर रहे हैं ये HRD कोरिया। HRD से मुराद ह्यूमन रिसोर्स मैन डेवलपमेंट। तो वो आपका डाटा चेक करेंगे, उसमें अगर कोई मसला परेशानी नहीं हुई तो वो आपको क्या कर लेंगे, मंजूरी कर लेंगे, आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स मंजूर हो जाएंगे। उसके बाद आप वेटिंग में लग जाएंगे, आप एक वेटिंग में लग जाएंगे। उस वेटिंग में लगने के बाद मुख्तलिफ साल में तकरीबन जो वीज़ा इजरा होते हैं वो 4 होते हैं। तो वो जब वीज़ा इजरा होते हैं तो कंपनी के जो मालकान होते हैं, कंपनी के मालकान चेक करते हैं, वो लेबर ऑफिस रब्ता करते हैं कि यार मुझे 2 बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए पाकिस्तान के, तो वो लेबर ऑफिस वाले 3, 4, 6 बंदों को उसको रिकॉर्ड दे देते हैं। उसमें से उसको 1 बंदा या 2 बंदे इतने पसंद होंगे वो सिलेक्ट कर देते हैं, बाकी फिर वो वापस कर देते हैं। तो जब आपका वो मंजूर कर लेते हैं, वो बता देते हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक ऑनलाइन ID बनती है। ऑनलाइन ID पे आपको पता चलता रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कब चले गए थे, कब मंजूर हुए और उसके बाद आपका इजरा हुआ है या नहीं हुआ। अक्सर आप फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये चीज़ें देखते रहते हैं। उस इजरा का जब आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट का इजरा हो जाता है तो तकरीबन आपका 90% वीज़े का इजरा हो जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत और शिक्की होती हैं, वो आपने ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, OIC में कुछ दिनों की जो नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है, और उसके कुछ दिनों बाद आप कोरिया भी जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है कोरिया जाने का, ठीक है। तो कोरिया जाने के लिए एक बात ज़हन में रख लें कि अगर शुरू से लेकर एंड तक आपने न किसी एजेंट से रब्ता करना है, न किसी और ऐसे बंदे से जो कहता है कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, नाम निकलवा दूंगा, टेस्ट पास करवा दूंगा या कोरिया से वीज़ा भिजवा दूंगा। इवन कि आपका टेस्ट पास है और आप किसी दोस्त से, भाई से, किसी कज़न से या किसी एजेंट से रब्ता करते हैं कि मेरा वहाँ से वीज़ा निकलवा दें, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वो आपकी लक की बात होती है कि कोई कंपनी का मालिक, कोई ओनर आपको पसंद कर लेता है और आपको वीज़ा इजरा कर देता है। तो बाकी जो ये वीज़ा टाइम होता है, आप वीज़े की टाइमिंग क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स फाइनल मंजूर होते हैं उसके बाद आपके 2 साल शुरू हो जाते हैं। 1 साल पूरा होने के बाद अगर आपका वीज़ा 1 साल के अंदर नहीं आता तो आपने फिर दोबारा 1 साल मुकम्मल होने के बाद मेडिकल करवाना। मेडिकल करवाएंगे उन लैब में जाकर फिर दोबारा OIC में जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स तरफ कोरिया सेंड किए जाएंगे, वहाँ से मंजूरी होगी, फिर आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो ये आपका जो ड्यूरेशन होता है मंजूरी के बाद 1 साल का होता है, ठीक है। इस दौरान अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप एक्सपायर भी हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल वो बातें बाद की इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि एक्सपायरी की वजह क्या है, ठीक है, पाकिस्तानी कितनी तादाद में कोरिया पहुंच रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, ये सारी वीडियोस इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। एट द एंड में आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल मैंने बनाया कोरियन स्किल्स अकेडमी के नाम से, काफ़ी अर्से से मेरे जहन में था, लेकिन बहुत से लोग शुरू
लोगों ने शुरू किया है और वो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से दे रहे हैं। कुछ मेरे भाई, कुछ मेरे दोस्त कोरिया में मौजूद हैं, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त भी हैं, वो भी ये चीज़ें बना रहे हैं। तो कोशिश मेरी भी ये होगी कि आपको ऑथेंटिक जो चीज़ है, आपको कोरिया के मुताल्लिक़, कोरियन लैंग्वेज, कोरियन हिस्ट्री, कोरियन कल्चर, कोरियन रहन सहन, एवरीथिंग आपको कोरिया के रिलेटेड हर चीज़ से आपको इन्फॉर्म किया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए। जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे अपने समझता हूँ कि मेरे वो जो चीज़ें समझ सकता हूँ कोरिया के रिलेटेड मुझे पता है, ताकि आप तक पहुँचाई जाए। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरी हौसला अफजाई होगी, ठीक है, मेरी हिम्मत बढ़ेगी कि यार मैं और चीज़ें लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक पहुँचाऊँ। तो एट दी एंड में आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, कोरियन स्किल्स एकेडमी के नाम से है, और दूसरा लाइक करें। उसके अलावा जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, ठीक है, वो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप की दुआओं का तलबगार हूँ। मेरा नाम असद अब्बास, आपको शुरू में बताया था, कोरियन स्किल्स एकेडमी के नाम से मेरी एकेडमी में 2013 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाल ही में मेरा कोरिया भी जाना हुआ, क्वेज़ान कोरिया के प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, तो 20 ममालिक के लोग शामिल थे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उसकी भी सारी डिटेल बताऊँगा कि आप कोरिया बगैर किसी खर्चे के कैसे जा सकते हैं, ठीक है, क्विज़ प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं। जब भी पाकिस्तान में क्विज़ प्रोग्राम आएगा, और उसकी फ़िलहाल तो क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर चीज़ बंद ही है, तो इंशाल्लाह जब भी वो क्विज़ प्रोग्राम शुरू होगा तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।